हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप सभी की? तैयारी चल रही है आप सभी की? वैसे आप लोग को पता होगा कि जब आप पेपर में बैठते हो ना, तो क्या होता है, जब जब समीकरण आ जाता है तब तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपकी दिक्कत को दूर, मतलब आपकी जो परेशानी होती है, मैं उसको दूर करने ही आई हूँ, ताकि आप लोग को परीक्षा में बैठने से पहले ये सब चीजें पता चल सके और वहां जाके आप परीक्षा में क्या कर सको, अच्छे से ये समीकरण दे सको। देखिए, ये चीजें जो होती है, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे लेते हो, लेकिन लास्ट में ये आपसे पूछा जाता है क्या, कि क्या होता है जब, जैसे कि कोई समीकरण दिया होगा, उसमें आपको कहेगा, हिंदी में लिख के देता है और कहता है क्या होता है जब आप सोडियम को और उसके बाद कुछ भी चीजें उसके साथ मिलाते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, तो वही सब दिक्कत आती है आप सभी को। मुझे भी पता है कि आप सभी को प्रॉब्लम होती होगी ये सब चीजें करने में, इसका जवाब देने में। तो वो जवाब दे सकोगे आप आसानी से, लेकिन आप इस वीडियो में अंत तक बने रहोगे, तभी आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि परीक्षा की तैयारी तो अब करनी ही पड़ेगी। टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, तो आप सभी को परीक्षा की तैयारी करनी है, और परीक्षा की तैयारी करनी है तो अच्छे तरीके से एकदम लग जाइए और 90 प्लस लाने की जो टारगेट आपने रखा है उस टारगेट को अचीव करिए। मतलब क्या है कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करिए। अगर वहां से आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, अपने मर्जी से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, अल्फा इंस्टीट्यूट से जुड़ जाओ। ठीक है, और वहां से अपनी तैयारी अच्छा, बिल्कुल अच्छा कर सकते हो। देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट की तैयारी कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो या फिर जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग भी हो, तो हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होगी, और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाएंगे। तो वहां से आप देखिए, थ्योरी पढ़ लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आपको किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न भी दिखाए जाएंगे, ताकि आप सभी प्रश्न आगे से देखे रहेंगे, पहले से देखे रहेंगे, तो परीक्षा में जाने के बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ताकि आप ऐसा न कह पाओगे कि आपने ऐसा कभी प्रश्न देखा ही नहीं था। ठीक है, तो चलें फिर आगे देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है और हमें जवाब किस रूप में देना है। ठीक है, जैसा कि आपको टाइटल पता है कि इसमें हम लोग देखेंगे क्या, कि क्या होता है जब समीकरण लिखना होगा। ठीक है, क्या करना होगा कि समीकरण लिखना होगा। इसमें देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या, कि क्या होता है जब। पहले वो टाइटल देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न में क्या कह रहा है। सबसे पहला और पहला मकसद यही होता है कि जब भी आप परीक्षा में जाओ, तो सबसे पहले क्या करो, उसमें क्या चीजें करनी है, प्रश्न को 1 से 2 बार पहले ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आएगी प्रश्न के बारे में, तो आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो सबसे बेहतर यही होता है कि प्रश्न को एक बार ना समझ में आए, 2 बार ना समझ में आए, उसको 3 बार पढ़िए। कम से कम 3 बार पढ़िए, ताकि आपको जो भी दिक्कत हो रही है या फिर एक बार में जो चीजें नहीं समझ में आई है, वो दूसरी बार में समझ में आ जाएगी। दूसरी बार नहीं आई है तो तीसरी बार समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न जब आप समझ पाओगे तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण को लिखिए। आपको करना क्या है, केवल जो लिखा हुआ है, केवल जो लिखा हुआ है उसका समीकरण लिखना है, ना कि आपको उसका हिंदी नेमिंग लिखना है, मतलब कि उसका नाम लिखना है, या फिर आपको वर्ड में नहीं लिखने हैं। ठीक है, बस क्या करना है कि आपको समीकरण देना है। ठीक है, तो दिखा क्या है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। क्या यही कहा जाएगा कि क्या होता है जब, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, बताइए। लेड नाइट्रेट का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूला पता ही नहीं हो पाता है, तो वो समीकरण को नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है, पीबी PbNO3 का
होल्ड ट्वाइस, ठीक है। ये आपका लेड नाइट्रेट होता है और लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद पूछा जा रहा है कि क्या होता है। देखिए जब आप कभी भी लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो आपका एक मिल जाएगा क्या, पीबीओ मिलता है, मतलब कि लेड ऑक्साइड मिलता है। उसके बाद और मिलता है क्या, NO2 मिलता है। उसके बाद और क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन गैस मिलता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि जब PbNO3 का होल्ड ट्वाइस को जब हम गर्म करते हैं तो हमको प्रोडक्ट में PbO मिलता है, उसके बाद NO2 मिलता है, उसके बाद O मिलता है, लेकिन O नहीं बल्कि O2 लिखेंगे। उसके बाद इसकी संख्या को हम क्या करेंगे, तो मैनेज करेंगे, ठीक है। ये संख्या देखिए समीकरण को आपने लिख दिया है। समीकरण को लिखने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि आप समीकरण को संतुलित नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद आपको क्या करना होगा कि समीकरण को संतुलित करना होगा। आप लोग रूबरू होंगे, मतलब कि समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। अगर नहीं भी पता है आपको समीकरण संतुलित करने, तो मैं आप सभी को बताऊंगी क्या समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कहा है गर्म करने की बात, तो गर्म वाली सिंबल लगा देंगे, ठीक है। मतलब वो आपका क्या है, तो हीट का सिंबल है। ये क्या मैंने बनाया है, तो हीट का सिंबल दिखाया हुआ है। उसके बाद जब समीकरण को आपको कभी भी संतुलित करने की बात आए तो आप समीकरण को इस प्रकार से संतुलित कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखेंगे क्या, LHS, सबसे पहला तरीका यही होता है, और यहाँ भी लिखेंगे क्या, RHS, ठीक है। दोनों तरफ LHS और RHS लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि PB की संख्या कितनी है। PB यहाँ आपका 1 है और इधर भी PB आपका कितना है, तो 1 है। मतलब कि ये दोनों तरफ से क्या है, बराबर है। ये दोनों तरफ से क्या है, तो बराबर है। लेकिन फिर आगे देखेंगे कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 2 है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, मतलब यहाँ अभी 1 कम है। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 3 गुना के 6, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है, तो 2 और 2 4 और 1 5, मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन आपका क्या है, 1 अभी कम है। तो आपको पता होगा कि जब भी आपका समीकरण में कमी होती है तो जिधर कम होता है उधर ही अंक लगा के बढ़ा के क्या किया जाता है, उस समीकरण को बराबर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप सभी कि यहाँ समीकरण में किधर कम हो रहा है, तो इधर भी -1 नाइट्रोजन में कमी हो रही है, उसके बाद ऑक्सीजन में कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, अगर यहाँ आप 2 करते हो, क्या करते हो, यहाँ आप अगर 2 करते हो, ठीक है, तो 2 जैसे ही आपने किया तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1 की कमी थी, यहाँ नाइट्रोजन की 1 कमी थी, तो यहाँ जैसे ही मैंने 2 लिखा तो नाइट्रोजन भी कितना मिल गया आपको, टोटल 2 मिल गया। और ऑक्सीजन 1 कम था, क्या था, 1 आपका कम था, तो यहाँ आपका ऑक्सीजन 2 दूना के 4 और 2 6 और 1 हो गया कितना, 7, मतलब यहाँ फिर से ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, तो बढ़ गई। तो यहाँ जैसे ही आपका ऑक्सीजन बढ़ा, क्या हुआ, जैसे ही आपका ऑक्सीजन बढ़ा तो यहाँ भी आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को मैनेज करोगे, ठीक है। जिधर कम होगा उधर ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इधर अधिक हो गया, मतलब इधर ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। जब इधर की संख्या आपका कम हो गया तो यहाँ आप कर लीजिए क्या, 2, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ 2 किया तो आपका क्या हो गया, PB की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ फट से आप 2 लिखिए तो PB इधर बराबर हो गया। लेकिन और चीजें बढ़ गई, अब देखेंगे फिर नाइट्रोजन कितना हो गया, तो 2 दूना के 4, लेकिन मैंने यहाँ जो लिखा है वो कितना है, केवल 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखने के बजाय कितना लिख देंगे, 4, मतलब यहाँ नाइट्रोजन की संख्या भी क्या हो गई, बराबर हो गई। उसके बाद हम देख लेंगे ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना के 6 दूना के 12, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे 2 और यहाँ 4 दूना के 8, 10 और 2 कितना हो गया, 12, मतलब ये समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको संख्या थोड़ी थोड़ी हर एक जगह पे पढ़ानी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिला क्या, यहाँ से आपको मिला PB की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना के 6 दूना के 12, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ PB की भी संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 दूना के 8 और 2 10 और 2 12, ठीक है।
मतलब यहाँ आपका ऑक्सीजन भी 12, नाइट्रोजन की संख्या 4 और इधर भी 4। मतलब कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ की संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब भी चाहो समीकरण को संतुलित करना तो फिर से एक बार देख लीजिएगा मैंने किस प्रकार से किया है। ठीक है, किस प्रकार से किया है मैंने समीकरण को संतुलित, आप उसी प्रकार से सेम LHS निकाल लीजिएगा, पहले RHS निकाल लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि किधर की संख्याएं कम हो रही हैं। जिधर संख्याएं कम होगी उधर आप संख्या से गुणा करके उस संख्या को बराबर कर सकते हो। ठीक है, आप इतना कोशिश करना कि संख्याएं जो लिखें तो थोड़ा मतलब क्या हो कि इवन ही हो, ताकि संख्या को बराबर करने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न में। यहां तक उम्मीद करते होंगे आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। क्या कहा जा रहा है दूसरा प्रश्न में कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। क्या करता है कि नाइट्रिक अम्ल किससे क्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद किसका पता होना चाहिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए अगर नहीं पता है तो यहाँ से देखिएगा नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3 होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, नाइट्रिक अम्ल। दूसरा हो गया आपका क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, जब इन दोनों को मिलाकर अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के दौरान क्या मिलता है हमको, तो अभिक्रिया के दौरान कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला CaNO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद अब देखिएगा क्या बचा हुआ है, अभिक्रिया के दौरान मेन प्रोडक्ट आपका बन गया, और प्रोडक्ट बनने के बाद अभी क्या क्या बचा हुआ है तो देख लेंगे। यहाँ से समीकरण संतुलित करना मैंने बताया है, प्रॉपर वही समीकरण को फिर से देखिएगा कैसे संतुलित करना है। यहाँ लिखेंगे LHS और यहाँ लिखेंगे RHS। अभी देखिए जब मैं समीकरण को संतुलित करूंगी तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट के अलावा अभी क्या बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, कैल्शियम की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे जितना उधर है उतना राइट साइड में भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सॉरी हाइड्रोजन ऊपर लिखा है मैंने, तो यहाँ भी हाइड्रोजन ही लिखते हैं ताकि क्रम देखने में सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप देखोगे तो प्रोडक्ट के अलावा, ठीक है, प्रोडक्ट के अलावा आपका यहाँ जल को बाहर कर देती हूँ क्योंकि हाइड्रोजन ही बचा हुआ है ना। यहाँ देखिएगा Ca उधर भी लिखा है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन कहीं नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ हाइड्रोजन को लिख दिया। लिखने के बाद ये समीकरण को क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ से हम देख लेंगे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 1 और यहाँ 2, मतलब टोटल मिला के कितने हो गए, 3 हो गए। देखिए 3 में थोड़ा सही नहीं होता है संतुलित करना, इसलिए मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से 2 लिख लेती हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 4 हो जाए। और यहाँ भी अगर मैं 2 लिख दूं तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 मिल जाएगी और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 मिल जाएगी। अब बचा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ हमारा कितना है, 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है, 2 है। उसके बाद अब बचा हमारा ऑक्सीजन, 3 दूना के 6 यहाँ है और 6 2 8 है। ठीक है, तो 8 यहाँ आपको मिला। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं क्या, 3 दूना के 6 और 2 8, मतलब कि यहाँ भी आपका 8 ऑक्सीजन उपस्थित है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि कैल्शियम हमारा कितना है, 1 है, और यहाँ भी हमारा कैल्शियम 1 प्राप्त हुआ है। मतलब कि देखिए मैंने समीकरण को भी लिखने बताया, उसके बाद मैंने समीकरण को संतुलित भी करने बताया। ठीक है, तो एक साथ आपको 2-2 बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि देखिए समीकरण संतुलित करना भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं भी कभी भी पूछे जाएंगे प्रश्न तो आप जल्दी से करके दिखा पाओगे। ठीक है, चलिए फिर आगे, उम्मीद करते होंगे ये भी प्रश्न आपको अच्छे से ही समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है आपसे कि एथेनोइक अम्ल
सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। क्या करता है कि एथेनोइक अम्ल जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है। उसके बाद किसका फॉर्मूला लेना है? तो सोडियम कार्बोनेट का। किसका लेना है? तो सोडियम कार्बोनेट का। तो मैं लिखती हूँ फॉर्मूला दोनों के लिए, CH3COOH, ये आपका क्या है? एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल के साथ किसकी क्रिया करानी है? तो सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। जब ये क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब दोनों को मिला के जब हम क्रिया कराते हैं तो मिलता है क्या? CH3COONA। क्या मिलता है? CH3COONA। उसके बाद प्लस करेंगे और देख लेंगे कि क्या बचा हुआ है। तो यहां से तो आपका खत्म है, मतलब कि अभी बचा हुआ है आपका क्या? H, उसके बाद CO3 ना, HCO3। तो अलग से हम क्या करेंगे? अलग से हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे और जल को निकालेंगे। ठीक है, क्या ये अभिक्रिया के दौरान आपका क्या मिलता है? तो सोडियम एथॉक्साइड अम्ल मिलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है? तो जल मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें तो मिली, लेकिन अब आपको क्या करना होगा कि समीकरण को भी तो संतुलित करना होगा। समीकरण लिखने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप समीकरण को संतुलित नहीं करके दोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसे पिछले क्रम में हमने LHS और RHS निकाला था, LHS, और यहाँ भी लिखेंगे क्या? RHS। उसके बाद यहाँ देखेंगे किसको किसको गिनना होगा? कार्बन को, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद सोडियम को। यहाँ भी उसी क्रम में लिखेंगे क्या? कार्बन को, हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद सोडियम को। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से अब देख लेंगे, यहाँ कार्बन की संख्या 1, 2 और 3 है। मतलब यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, कितनी है? तो 3 है। और यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? तो 1, 2 और 3 है। मतलब यहाँ भी कार्बन बराबर है और यहाँ भी आपका कार्बन क्या है? तो बराबर है। ठीक है, इतना बराबर करने के बाद फिर हम देख लेंगे हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4, और वहां यहाँ 4 है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 3 और 2 5 है। मतलब कि यहाँ अभी आपका एक क्या है? तो कम है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे कि 2 और यहाँ 3 5। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑक्सीजन कितना है? 5, और वहां ऑक्सीजन कितना है? तो 4। मतलब कि एक यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। सॉरी, यहाँ 2 2 4 1 5 है आपका। ठीक है, कमी नहीं है, बल्कि ये टोटल इक्वल ही है। यहाँ आपका 2 है और 2 वहां 4 और 1 5। मतलब यहाँ ऑक्सीजन आपका 5 बराबर है। उसके बाद सोडियम की संख्या यहाँ 2 है, और वहां सोडियम आपका 1 है। मतलब 1 की क्या है? तो कमी है। जब आपको 1 की कमी दिखी तो आपने क्या किया? तुरंत यहाँ पे आपने 2 लिखा। ठीक है, जैसे ही आपको कमी दिखी आपने तुरंत यहाँ 2 लिखा। तो 2 लिखने के बाद आपको फिर से क्या मिला? फिर से आपको कार्बन की संख्या 2 2 4 हो गई, और 4 1 5 हो गई। मतलब कि कार्बन की संख्या 5 हो गई। तो 5 करने के लिए यहाँ भी आप क्या करोगे? 5 करने के लिए आपको फिर से यहाँ 2 करने होंगे, तो यहाँ भी आपको 5 मिल जाएंगे। ठीक है, 4 और 1 5। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर देख लेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई। तो 3 1 4 हो गया, 4 दूना के 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितने? तो 3 दूना के 6 और 2 8 हो गया। मतलब कि ये क्रम आपका क्या हो गया? तो बदल गया। यहाँ भी हाइड्रोजन 8 और यहाँ भी हाइड्रोजन आपका 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ सोडियम की संख्या 2 थी, और यहाँ सोडियम का कम था, लेकिन यहाँ भी आपका अब कितना हो गया? 2 हो गया। अब बचा क्या हमारा? ऑक्सीजन हमारा 2 यहाँ से और 3 यहाँ से 5 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ 5, और वैसे भी ऑक्सीजन यहाँ देख लेते हैं 2 और 2 4 और 1 5। मतलब यहाँ भी आपका
4 2 6 7 हो गया ना, 7 हो गया, तो 2 दूना के 4 3 7 हो गया। मतलब कि यहाँ भी आपको ऑक्सीजन 7 मिल गया और यहाँ भी आपको ऑक्सीजन 7 मिल गया। मतलब कि आपने समीकरण को तो लिख ही दिया, समीकरण लिखने के साथ साथ आपने समीकरण को संतुलित भी कर दिया। ठीक है, चले फिर आगे, चले फिर आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आपको जहां भी ना समझ में आए आप तुरंत पूछने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। किसको? तो एथेनॉल को। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। एथेनॉल को किसके साथ गर्म करते हैं? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? ठीक है, तो जब आप इसको गर्म करते हो, रुक जाओ, थोड़ी सीधी नहीं बनी थी इसलिए मैंने मिटा दिया। हाँ, अब सही है, कॉन्क H2SO4। ठीक है, तो जब इसकी क्रिया हम कराते हैं, क्या करते हैं कि एथेनॉल का जब हम क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं या गर्म करते हैं, ठीक है, दोनों को मिला के जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको मिल जाता है क्या? एथीन और जल मिलता है। क्या मिलता है? C2H4 प्लस H2O मिलता है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से ये रिएक्शन हो रहा है, कैसे ये समीकरण को संतुलित किया जा रहा है। बताइए आप सभी, मैं इस समीकरण को भी संतुलित कर दूं क्या? अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, LHS और यहाँ भी क्या? RHS। यहाँ LHS और यहाँ पे RHS। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या आपकी 2 है। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो 6 है। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन की संख्या आपकी कितनी है? 1 है, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो 1 है। मतलब कि आप एकदम बेहतर तरीके से अब इतना जल्दी आप कर पाओगे समीकरण को संतुलित, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले फिर आगे, अगर आप सभी को कोई दिक्कत ना हो तो मैं फिर आगे चलूं। चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसा कि प्रश्न जैसे इस प्रकार से पूछा जा रहा है, आप प्रश्न को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फॉर्मूला केवल याद करना है आपको। जैसे ही नाम दे रहा है तो नाम के हिसाब से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कि जैसे आपको एसिटिक अम्ल कहा तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें भी यही कह रहा है कि एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो एसिटिक अम्ल आपका जो होता है वो भी सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 ना। यही तो अभी आपने पढ़ा है कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा। तो एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH3COOH। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। जब आपने क्रिया कराया था तो क्या मिला था आपको? ये तो आप लोग खुद ही जवाब दे पाओगे। क्या मिला था? तो CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O मिला था। ठीक है, बताइए आप सभी, अब समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा या कर लोगे आप सभी? मैंने इतने अच्छे से समीकरण को संतुलित करने बताया लगभग 4 प्रश्नों में। अगर नहीं आया है तो फिर मैं इसमें भी बता देती हूँ। ठीक है, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो समीकरण को संतुलित करने में। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप सभी, क्या मैंने बढ़ाया था वहां उस क्वेश्चन में? तो केवल 2 और 2 की कमी थी ना। यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ भी 2 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ LHS कर देते हैं और यहाँ भी क्या करते हैं? RHS कर ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ करने के बाद देख लेंगे कार्बन की संख्या कितनी है। तो 2 दूना के 4 और 1 5। और यहाँ कार्बन की संख्या कितनी मिली? तो यहाँ भी आपको 5। 2 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ है
सॉरी एक वहां है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 3 1 4 मतलब कि 4 दूना के 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम 3 दूना के 6 और 2 8, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी मिलेगी आपको 8 मिलेगी। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे हम 2 और यहाँ से, ठीक है, 2 दूना के 4 और 3 7, ऑक्सीजन की संख्या कितनी तो 7। यहाँ से ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 दूना के 4, 2 6 और 1 7। उसके बाद अब क्या बचा हमारा सोडियम। सोडियम को देख लेते हैं, यहाँ सोडियम आपका 2 है और वहां भी सोडियम आपको कितना मिला है तो 2 मिला है। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी को समीकरण संतुलित करने एकदम अच्छे तरीके से आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं आया है फिर अगले क्वेश्चन में फिर से मैं बताऊंगी अगर जिसको नहीं आया है, लेकिन आप सभी अंत तक बने रहिएगा किस प्रकार से मैं समीकरण को लिख रही हूँ और समीकरण को संतुलित कर रही हूँ। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये फॉर्मूला मैं कैसे लिख रही हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, आप जैसे भी याद कर लो लेकिन करना तो पड़ेगा ही, ठीक है, तभी आप इस प्रकार के समीकरण का आंसर दे पाओगे। चलते हैं फिर आगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। क्या? एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो किसको किसको करना है आपको? तो फिनॉल के साथ, सॉरी एथेनॉल का क्रिया किसके साथ करानी है आपको? तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। तो देख लेंगे एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 होता है। ठीक है, तो क्या करना है कि दोनों का क्या करना है आपको? तो ऑक्सीकरण करना है। तो दोनों का ऑक्सीकरण करने के बाद आपको मिलता है क्या? MnO2। उसके बाद क्या मिलता है? MnO2। और देखिए समीकरण में क्या बचा हुआ है, तो समीकरण में बचने का क्रम ये है कि आपका बचा हुआ है CH3CHO और देखिए क्या बचा हुआ है, और इसके बाद भी देखिए अभी क्या बचा हुआ है, तो आपका KOH बचा है। और देखिए अभी क्या बचा हुआ है, इस समीकरण में सबसे पहले यही देखना है कि मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो प्रोडक्ट तो मैंने बनाया, उसके बाद इसको अब क्या करोगे आप? संतुलित करना शुरू करोगे। ठीक है, तो ये आपका LHS और ये आपका RHS। ठीक है, ये आपका LHS और दूसरा आपका RHS। इसमें फिर से हम क्या करेंगे, देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, जो समीकरण बोल रहा है मैं उसी के हिसाब से मैं उसका नाम लिख रही हूँ। नाम लिखने के बाद प्रोडक्ट को तोड़ के बना रही हूँ। ठीक है, जो रिएक्टेंट आपका है मैं उसी को तोड़ के बना रही हूँ क्या? आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो कार्बन की संख्या लिखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की संख्या लिखेंगे, पोटेशियम की संख्या लिखेंगे, उसके बाद Mn की संख्या लिखेंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इतना करने के बाद हम देख लेंगे कि क्या किसमें कितना कितना दिया हुआ है संख्या। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 5 1 6 है, उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या 5 है, पोटेशियम की संख्या 1 है, मैग्नीज की भी संख्या 1 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कार्बन की संख्या 2 है, उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4 और 2 6 1 7 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या 2 3 4 5 है ना, 2 3 2 5 है। उसके बाद यहाँ पोटेशियम की संख्या 1 है और ये Mn की भी संख्या कितनी है? 1 है। मतलब क्या कम है? केवल कम है तो आपका हाइड्रोजन। क्या कम है आपका? तो केवल कम है आपका क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, तो उस हाइड्रोजन को आप जैसे ही बैलेंस करोगे तो इधर क्या लिखेंगे? 3, इधर क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ लिखते हैं 2। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ 3 और 2 लिखा तो इसका क्रम क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। उसके बाद यहाँ 6 होने के बाद हाइड्रोजन की संख्या अब कितनी हो गई? 5 1 6 6 3 18, मतलब कि यहाँ मिल गया 18। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या 3
और 4 दूना के 8, 3 11। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पोटेशियम की संख्या 2, Mn की भी संख्या कितनी मिल गई, तो 2 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ Mn आपको 2 मिला है और यहाँ मतलब यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि Mn की संख्या 2 करनी है, 2 मैंने किया। पोटेशियम की संख्या 2 लिखना था, 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने उसको बढ़ाया तो क्या ऑक्सीजन वैलेंस हुआ, तो 4 2 6, 6 7 और 1 8। लेकिन अभी आपके पास क्या है, तो अभी आपके पास कमी है। किसकी कमी है, तो आपका अभी संख्याओं में थोड़ी कमी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख पाओगे आप सभी क्या, 3, क्योंकि कार्बन भी तो मैनेज करना है आपको। तो यहाँ कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ आपका 3 ही था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 3 लिखा तो 3 दूना के 6, मतलब कार्बन की संख्या बराबर हो गई। तो 3 चीज बराबर हो गई। अब क्या बराबर करने हैं आपको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ से देखिएगा 2 दूना के 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 आपका कितना हो गया, 10, 4 4 8। अभी 1 लग रहा है कम है क्या, यहाँ 8 और 3 11 ना, तो 4 और 3 7 9 और 1 आपका अभी 10, मतलब कि आपका अभी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या हो रहा है, तो आपका एक ऑक्सीजन अभी कम हो रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ 2 लिखा तो ऑक्सीजन भी आपका 11 मिल गया। उसके बाद हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, 4 3 12 12, उसके बाद 2 14 और 14 और 4 18, मतलब कि ये भी आपका क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट भी बन गया। प्रोडक्ट बनने के साथ साथ आपका क्या हो गया, समीकरण भी संतुलित हो गया। चलिए फिर आगे नेक्स्ट, समझ में आया सभी को, चलते हैं फिर आगे देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथिनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है। किसके साथ, तो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एथिनोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3, इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है इसका दूसरा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके साथ किसकी क्रिया करानी है, तो एथिनोइक अम्ल की क्रिया करानी है। एथिनोइक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, CH3COOH होता है। क्या होता है, प्लस करके लिखेंगे, CH3COOH होता है। इतना जब मिला देते हैं तो अभिक्रिया के दौरान आपको क्या मिलता है, तो अभिक्रिया के दौरान आपने देखा होगा क्या मिला था, तो CH3COONA मिला था उसके दौरान, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपको NO2 मिला था, प्लस और क्या मिला था आपको, CO2 मिला था। अब देख लीजिएगा और क्या बचा हुआ है। ठीक है, जब बचेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं बचेगा तो रुके रहिए अभी। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि इतना बनने के बाद अभी देख लीजिएगा क्या यहाँ कमी है, तो यहाँ सोडियम भी उधर प्राप्त है, हाइड्रोजन भी प्राप्त है, वो भी मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या थोड़ी कम है, तो जल को निकाल देते हैं। नहीं जरूरत होगी हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर जरूरत होगी तो लगाया जाएगा, नहीं होगी तो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर कर लेते हैं क्या, LHS, क्योंकि समीकरण संतुलित करना बेहद इंपॉर्टेंट है, समीकरण लिखना ही नहीं। इसलिए मैं हर एक बार आपको समीकरण संतुलित करने बता रही हूँ। अगर आप सभी को पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ से आप देख करके समीकरण को संतुलित कर सकते हो। ठीक है, C, उसके बाद O, यहाँ क्या है आपका C, उसके बाद सॉरी मैंने ऊपर नीचे लिख दिया ना, तो ये Na, उसके बाद H, उसके बाद C, उसके बाद O, ये सब चीजें हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों तरफ की संख्याएं हम निकाल लेते हैं। दोनों तरफ की संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे दोनों तरफ से। जब काउंट करते हैं तो यहाँ सोडियम की संख्या 1 मिलती है और इधर भी 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 और 3, 4 और 1 5, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या 5, यहाँ आपका 3 और 2 5 है। उसके बाद और देखेंगे कार्बन की संख्या 1 2 3, 1 2 3, मतलब इधर भी 3 है और
इधर भी 3 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, मतलब कि टोटल 5 है। और यहाँ कितना है तो 2 2 4 और 1 5, मतलब ये समीकरण आपका क्या है तो संतुलित है। ये समीकरण आपका क्या है तो संतुलित है। तो कुछ करना ही नहीं है, कोई संख्या लिखनी भी नहीं है, कोई संख्या बढ़ानी भी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। उम्मीद करते होंगे ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सब चीजें आपके काम की हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि मीथेन का दहन करते हैं। क्या करते हैं हम? मीथेन का दहन करते हैं, मतलब मीथेन की क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। क्या करते हैं? जब हम मीथेन का दहन करते हैं, क्या करते हैं? मीथेन का जब हम दहन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। देखिए ये चीज तो मिला, लेकिन ये चीज मिलने के साथ साथ आपको मैं हर एक बार बोल रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समीकरण लिखने के बाद तुरंत ही इस समीकरण को संतुलित करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर से लिखेंगे LHS RHS, और लिखने के साथ साथ यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है तो 4 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है तो 3 है। मतलब कि इधर की अपेक्षा यहाँ क्या है, कम है। यहाँ जैसे ही मैंने 2 किया तो यहाँ 2 करने के साथ साथ ये समीकरण आपका कितना, हाइड्रोजन मिल गया तो 4 मिल गया, और ऑक्सीजन 2 यहाँ था 2 यहाँ था। मतलब यहाँ से भी आपको समीकरण संतुलित करना बेहद आसान हो गया है। आप तो लिख पाओगे ही, लिखने के साथ साथ आप समीकरण को भी संतुलित कर पाओगे। चलिए फिर नेक्स्ट। उम्मीद करते होंगे आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर ना समझ में आए बिल्कुल बेहिचक, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत पूछिएगा, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। चलते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कहा जा रहा है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। सबसे पहले तो ये चीजें जाननी होगी आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, उसको क्या किया जाता है तो गर्म किया जाता है। ठीक है, ये पूरा ही आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है तो गर्म किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप गर्म करते हैं कितने पे तो 473 केल्विन पे। ठीक है, जब इसको आप क्या करते हो, गर्म करते हो, तो ये आपको मिल जाता है क्या, इसमें जो जल की मात्रा है कम हो जाती है। ठीक है, गर्म करने का मतलब क्या, हीट करोगे, हीट करोगे, जो उसमें पानी की मात्रा होगी वो जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मतलब यही कहना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप क्या करते हो, गर्म करते हो, तो गर्म करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की जो मात्रा है अधिक है वो निकल जाती है। तो CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ से ये कहने का मतलब है कि जो इसमें हाइड्रेटेड है, मतलब इसको क्या किया जाता है, पानी को सुखा दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हो कि गर्म करते हो, तो गर्म करने के बाद आपको जल खत्म हो जाता है। ठीक है, चले फिर आगे। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं ना हो रही है किसी को भी? नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आप सभी को सेशन ये पसंद आएगा तो मैं फिर से ऐसे ही प्रश्न का भंडारण लेके आऊंगी, ताकि आप सभी को परीक्षा के लिए क्या हो, बेहद इंपॉर्टेंट हो। देखिए परीक्षा में बिल्कुल अब समय बचा नहीं है, तो आप सभी को क्या करनी है, अपनी परीक्षा को नजर रखते हुए तैयारी करनी है। तो आप अगर वहां से तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्लास में केवल यही करिए कि आप इस क्लास में आइए, ऐसे ही क्लास आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो वहां से आप हर एक क्लास का आनंद ले सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर की बातें बताई जाएगी, आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वही चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि एथिल एल्कोहल को, क्या, एथिल एल्कोहल को क्लोरीन व NaOH के साथ गर्म करते हैं। किसको, तो एथिल एल्कोहल को। ठीक है, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होगा,
C2H5OH। आप लोगों को वैसे मैंने कई बार बोल दिया तो आप सभी को याद भी हो गए होंगे फॉर्मूले, ठीक है। नहीं याद है तो फिर से एक बार दोबारा देख के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को फिर से दोबारा ऐसा काम ना करना पड़े कि आपको फॉर्मूले नहीं याद हो, ठीक है, दोबारा ना लिखना पड़े। तो इसलिए आप जब भी लेक्चर देखने बैठे तो आप केवल सुनने के लिए नहीं, उसको कॉपी और पेन लेके लिखने के लिए भी बैठे, ठीक है। कुछ आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लेक्चर से देख के लिख सकते हो। जैसे फॉर्मूले यहाँ के इंपॉर्टेंट है, यहाँ अभी आपको लग रहा है, लेकिन जब आप पेपर में जाओगे तो पेपर में जाने के बाद आपको ये लगेगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है फॉर्मूला के बारे में। जब फॉर्मूला आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, छोड़ के चले आओगे, इतना अच्छा बना बनाया खेल बिगाड़ के चले आओगे। तो ऐसा ना करें आप सभी। फॉर्मूला जब भी मतलब आपको कहीं से भी मिले आप वहां से तुरंत नोट कर ले, नोट करके एक दो बार अपनी कॉपी पे दोबारा ऐसे करके रिवाइज करके लिख दें, ताकि आप सभी को याद भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, एथिल एल्कोहल का क्रिया किसके साथ कराने हैं, तो क्लोरीन और NaOH के साथ कराने हैं। किसके साथ कराने हैं, तो क्लोरीन और NaOH के साथ क्रिया करानी है। तो जब आप इन सभी का क्रिया कराते हो, क्या जब आप इन सभी का क्रिया कराते हो तो आपको क्लोरोफॉर्म मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जो होता है वो CH Cl3 होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आपको नहीं पता होगी तो फिर वहां दिक्कत तो होगी ही होगी, ठीक है। तो यही चीजें मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि आपको जो नहीं आता हो उसको आप नोट कर ले, जो आता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो नहीं आता है उसको तो आपको नोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। उसके बाद आपका HCOONA बनता है। और क्या बनता है आपका, देख लेंगे क्या बनेगा, एक आपका NaCl बनेगा और आपका जल बनेगा, ठीक है। मैं इसको एक जगह लिख देती हूँ इस प्रकार से, हाँ यहाँ पे NaCl कर देती हूँ और यहाँ पे आपका H2O को मैं लिख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा सही लगे, ठीक है। तो ये लिखने के बाद क्या करते हैं, अब हम समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ मैंने संख्या गलती से लिख दिया, संख्या नहीं, जब संतुलित करेंगे तो संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो संख्या पहले नहीं लिखेंगे हम। ये जो होता है आपका क्लोरोफॉर्म होता है, क्या होता है, ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। देखिए इसमें क्या करना था, आपको कहा गया था क्या कि एथिल एल्कोहल को क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं, तो गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद क्या मिलता है, तो जैसे ही आप इन सभी को मिला के गर्म करते हैं तो ये चीजें आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये समीकरण तो लिख लिया आपने, और समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, क्योंकि समीकरण को संतुलित करना बेहद जरूरी है। तो इधर लिखेंगे LHS, वही पुराना काम करने हैं हमको। फिर से यहाँ लिखेंगे क्या, RHS, वही पुराने काम पे हमको आगे लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ कार्बन की संख्या देख लेंगे, हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन छोटा हो गया, ऑक्सीजन की संख्या देख लेंगे। उसके बाद क्या बचा, क्लोरीन की संख्या देख लेंगे, सोडियम की भी संख्या देख लेते हैं, ठीक है। और इधर भी हम देख लेंगे किसको किसको, कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, क्लोरीन को और सोडियम को, ठीक है। ये चीजें करने के बाद आप सभी को क्या करना है, अब दोनों तरफ से संख्याएं गिननी है। तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 है यहाँ, और यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 5 1 6 6 1 7 है। और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 3 मतलब 3 हो गया, 1 4 हो गया। तो यहाँ अगर 5 लिख देते हैं तो कितना हो गया, देखिए तो 5 दूना के 10, 11 और 1 12, 12 हो गया ना। तो यहाँ 12 करने का मतलब ये चीजें हैं, लिख देते हैं फिर बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 और 5 यहाँ से मतलब कि 7 हो गई। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, और यहाँ आपके पास अगर 6 हो जाता, कितना हो जाता, तो 6 हो जाता, तो आपका थोड़ी सी काम बन जाती। देखिए यहाँ से 6 और 1 7, यहाँ आपका कितना हो गया, तो 2 और ये 5 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद क्लोरीन की संख्या देखेंगे, वहां क्लोरीन आपका कितना है, वहां क्लोरीन आपका, यहाँ आपका 2 है और यहाँ कितना है तो 3 और 1 4 है। मतलब यहाँ की क्लोरीन की अपेक्षा वहां क्लोरीन क्या है तो कम है। ठीक है, और कम होने के साथ साथ इधर भी कम है तो 3 और 1 4 है और उधर की संख्या आपकी क्या है तो कम है। तो यहाँ भी क्या करते हैं हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 5 लिखते हैं जैसे ही, तो यहाँ 5 लिखने का मतलब ये है कि क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई 5 और 3 8, मतलब यहाँ 4 लिखना पड़ेगा और क्लोरीन की संख्या आपको 8 मिल गई। उसके बाद अब क्या बचा आपका, अब क्या बचा आपका, तो अभी सोडियम बचा है, सोडियम वहां 5 दिख रहा है और यहाँ केवल 1 दिख रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 5 कर देंगे। मतलब यहाँ भी सोडियम आपका कितना मिल गया तो 5 मिल गया और यहाँ भी सोडियम आपको 5 मिल गया। क्लोरीन वहां भी 8 था और यहाँ भी 8 मिल गया। मतलब फिर से देख लेते हैं, क्या दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हो गई। अभी कार्बन की संख्या 6 दूना के 12 ना, कार्बन की संख्या कितना है 6 दूना के 12, तो यहाँ कार्बन की संख्या आपका देख लीजिएगा कितना कम हो रहा है 5। अच्छा, सोडियम वहां आपका अगर 5 और 1 6, मतलब यहाँ आपको सोडियम यहाँ अधिक है ना, तो यहाँ सोडियम अधिक है, मतलब यहाँ आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी तो एक सोडियम है, यहाँ 5 है, तो 6 हो गया। तो यहाँ सोडियम आपका अधिक हो गया, सॉरी, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। उसके बाद क्लोरीन को फिर से मैं नीचे से मिलाते हुए चल रही हूँ। ठीक है, क्लोरीन आपका 4 दूना के 8 यहाँ भी है और यहाँ भी 5 और 3 8। उसके बाद अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या, तो 6 यहाँ है और 6 वहां है, मतलब कि टोटल 12। और यहाँ ऑक्सीजन आपका कितना है तो 5 और केवल कितना है 2 7 है ना। तो यहाँ पे केवल अभी कितना कम है आपका, तो अभी आपके पास 5 कम है। ठीक है, जब 5 कम है तो अच्छा 6 और 6, 6 और 6 12 हो गया और इधर आपके पास 5 और 2 7 है ना। तो इधर की संख्याएं थोड़ी मिस्टेक लग रही हैं, इसको अगर आप क्या करते हो, रुक जाइए, अच्छा उसको अभी छोड़ते हैं, उसके आगे वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 8 और यहाँ 6। कार्बन की संख्या देख लेते हैं, क्या सब कुछ बराबर हो गया है क्या। कार्बन की संख्या 12 और वहां कार्बन की संख्या आपके पास केवल और केवल बची हुई है कितनी तो 1 है। ठीक है, आप ये चीज कर सकते हो कि आप समीकरण को इसी क्रम में लिख के छोड़ दो। ठीक है, इस क्रम में लिखने का मतलब ये चीजें हैं कि ये जब आप एक को संतुलित कर रहे हो तो ये संख्याएं थोड़ी मिस्टेक हो रही हैं, ये संख्या यहाँ का भी हटा दीजिए आप। ठीक है, साफ साफ रिएक्शन को लिख दीजिए, लिखने के बाद फिर से संतुलित कर सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें क्या बनी थी आपकी, ये चीजें आपकी बनी हुई थी, यहाँ Na और यहाँ H2O, यहाँ बनी हुई थी CH Cl3 और NaCl ना। उसके बाद ये क्या लिया गया था, एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को C2H5OH, उसके बाद यहाँ क्लोरीन को और NaOH को। ठीक है, ये क्रिया करने के बाद आपको क्या करने थे, ये क्रिया करने के बाद आपको, तो आप सभी को पता चला ये समीकरण कैसे हुआ है। देखिए यहाँ देखिए C2H5OH प्लस Cl2 प्लस, ठीक है, ये सब चीजें हैं, यहाँ आपका क्या होगा तो 4 होगा। फिर से एक बार मिला लीजिए समीकरण को, ये LHS और यहाँ क्या RHS। ठीक है, LHS और RHS, और यहाँ ध्यान से देखिएगा उस बार थोड़ा सा ये हो गया था कि नंबर में काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है 2 है, उधर भी कार्बन की संख्या आपकी कितनी है तो 2 है। उसके बाद यहाँ देख लेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो 5 1 6 है, 6 6 12 है। और यहाँ देखिए यहाँ आपका 5 दूना के 10 11 और 1 12 है, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो 12 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या आप देखोगे तो 1 यहाँ है और 6 मतलब 7 है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या 5
और 2 7 है। यहाँ भी आपका कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद क्लोरीन की संख्या देखेंगे तो 4 दूना के 8, यहाँ क्लोरीन देखेंगे तो 5 और 3 8। उसके बाद यहाँ सोडियम की संख्या देखेंगे तो सोडियम की संख्या भी कितनी है, सोडियम की संख्या आपकी 6 है, सोडियम की संख्या आपकी 6 है। और यहाँ भी सोडियम की संख्या 5 और 1 6 है। मतलब कि यहाँ भी दोनों तरफ की संख्याएं आपको क्या हो गई, बराबर मिल गई। मतलब इस प्रकार से आपका समीकरण संतुलित हो गया। उम्मीद करते होंगे आप सभी को अब क्या होता है, जब का समीकरण अगर कैसा भी आएगा तो आप सभी आसानी से कर पाओगे। देखिए उसको आसान बनाने के लिए आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। मैं थोड़ा सा कहूंगी आप सभी से कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के आप फॉर्मूले को पहले एक जगह लिख लीजिए। एक जगह लिखने के बाद आप सभी 1-2 बार रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने के बाद फिर से दूसरी कॉपी पे लिखिएगा। दूसरी कॉपी पे लिखने के बाद आपको अच्छे से एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आप कभी भी ऐसा समीकरण जैसे ही नाम वाला पाओगे तुरंत वहां समीकरण का नाम देके तुरंत क्या करोगे, समीकरण को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करते होंगे आप सभी को ये चीजें बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए। ठीक है, उसके बाद आगे के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे मैं भी जो भी वीडियो लाऊं आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाए और आपको देखने के लिए, ठीक है, क्या हो जाए, थोड़ा सा उतारू हो के आप उसको देख लीजिए ताकि आपके वो काम की चीजें हैं, ये फालतू चीजें नहीं, आपके काम की चीजें हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए और तैयारी में लगने के साथ साथ क्या करिए, तैयारी में लगने के साथ साथ अपना, ठीक है, तैयारी में लगने के साथ साथ अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच। ऐसे ही क्लास में देखते रहिए और उसका आनंद लेते रहिए। क्लास में आने का मतलब ये है कि केवल आके कहानी नहीं सुनने हैं आपको, कहानी नहीं बल्कि आपको क्या करने हैं, वहां आपको नोट करने हैं। नोट करने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उस पर आप टिक कर लीजिएगा। वैसे मैं जो चीजें लेके आई थी वो आप सभी का इंपॉर्टेंट प्रश्न ही था। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।